हेलो फ्रेंड्स, मैं रोशनगिरी। हम लोग अब जिस तरीके से 67 बीपीएससी का नोटिफिकेशन आने वाला है और उसका एग्ज़ाम लगभग नवंबर या दिसंबर तक होगा, तो क्यों ना एक बार हम लोग फिर से क्लास 6 से लेकर 12 तक का एनसीईआरटी हम लोग कवर कर लें। ठीक है, ताकि जो हमारा बेस है और हमारा जो मेंस में लिखने का प्रैक्टिस, मेंस में जो लिखने का तरीका होगा वो हमारा जो है उन सबको एक बेस मिल जाएगा और एक अच्छा जानकारी हमें मिल जाएगा किसी भी और वनडे एग्ज़ाम के लिए भी ये सही रहेगा। तो आज से हम लोग क्या करेंगे, क्लास 6 से लेके 12 तक का एनसीईआरटी जो है वो कवर करेंगे, साइंस का भी और आपका एसएसटी का भी। ठीक है, तो पहला चैप्टर 6 क्लास का क्या है कि हमारे अतीत वर्ड पे ध्यान दीजिएगा। हमारे अतीत लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें हमारे अतीत में पहला चैप्टर क्या है, अध्याय का नाम क्या है, क्या, कब, कहाँ और कैसे। क्या, कब, कहाँ, कैसे। ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, कि रसीदा, ठीक है, रसीदा का सवाल क्या होता है। ठीक है, जो भी एक एक पॉइंट भी अगर एनसीईआरटी बुक में है वो सब इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वो सब इम्पोर्टेंट है, लेकिन उस एनसीईआरटी के कंटेंट में से भी हम लोग जो बेहद इम्पोर्टेंट है, ठीक है, उसको हम लोग क्या करेंगे, नोट्स बनाएंगे और अपना क्या करेंगे, और कॉपी में आप लोग लिखिएगा भी। ठीक है, जैसे रसीदा का सवाल क्या होता है कि रसीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी, अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। 100 साल पहले वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। ठीक है, तो सही बात है कि अगर मान लिया कि आप घर में बैठे हैं या फिर कहीं भी हैं, आपके दादा, आपके परदादा, आपके छदादा कैसे रहते होंगे, या फिर हमारा देश की आज़ादी कैसे मिली, इस तरीके से जो भी है, ठीक है, उन सब का अध्ययन जो है वो कैसे हुआ। ठीक है, और 100 साल तो छोड़ दो, लगभग 2500 साल पहले, यानी 2500 साल पहले, 4000 साल पहले क्या क्या कुछ मिलता है। ठीक है, तो हम कैसे पता करते हैं कि वो चीज़ जो है वो इतने सालों पहले से मौजूद है। ठीक है, तो कैसे पता लगाएं, कैसे पता लगाएं कहने का मतलब क्या है कि यह जानने के लिए, कैसे पता लगाएं, यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था, तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। ये सही बात है। अगर मान लिया कि कल आपको क्या क्या मतलब बीते कल में क्या क्या हुआ वो आप सब सुन सकते हैं, न्यूज़ से सुन सकते हैं। ठीक है, रेडियो सुन सकते हैं, टेलीविज़न से देख सकते हैं, अखबार में पढ़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन पिछले साल क्या हुआ था, उससे पहले, ठीक है, क्या हुआ था, इन सबको हम लोग कैसे जान सकते हैं। ठीक है, ये इन सबको हम लोग जो है वो कैसे जाना जा सकता है, इंपॉर्टेंट देखिएगा। बहुत पहले क्या हुआ था यह कैसे जान सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखिएगा, अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। तो अतीत के बारे में हम अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। जैसे लोग क्या खाते थे, कपड़े पहनते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहा करते थे। हम आखेटकों, यानी जो शिकारी लोग होते हैं, उनको बोला जाता है आखेटकों। पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में, ठीक है, जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे, या फिर कौन कौन से गीत गाते थे। ठीक है, ये सब हम लोग जो है पता कर सकते हैं, ऐसी टेक्नोलॉजी हमारे पास है। ठीक है, लोग कहाँ रहते थे। ठीक है, लोग कहाँ रहते थे। ठीक है, अब जो है इसके बारे में जानेंगे हम लोग। ठीक है, मानचित्र में हम आने वाले टाइम में मतलब फिगर दिखेगा आपको। ठीक है, नर्मदा नदी, नर्मदा नदी का पता लगाओ।
कई लाख वर्ष पहले, ध्यान दीजिएगा ये इम्पोर्टेंट है, कई लाख वर्ष पहले, ये आपको जो लिखा हुआ है यहाँ पर कि कई लाख वर्ष पहले लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं, अभी भी रह रहे हैं। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। मतलब बहुत दिनों से जो लोग जहाँ रहने लगते हैं ना, वहाँ के हर एक चीज़ को, हर एक क्लाइमेट को वो सब महसूस करने लगते हैं कि हाँ भाई कैसे बारिश हो रही है, किस टाइम बारिश हो रही है, किस टाइम गर्मी आ रही है, किस टाइम कैसा मौसम आ रहा है, कैसे हम रात में जो है ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है, कौन सितारे कहाँ पर कैसे उगते हैं, ठीक है। इन सब को मोटा मोटी दिमाग से वो लोग चला करते थे। और अगर टाइम को पता करना हो तो वो क्या करते थे कि सूरज की रोशनी से जो है और चंद्रमा की वजह से वो समय का पता लगाते थे, ठीक है। अपने भोजन के लिए जड़ों अपने भोजन के लिए जड़ों, फलों, जंगलों के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। और वे जानवरों और आखेटकों के भी शिकार करते थे, आखेट भी करते यानी शिकार भी करा करते थे, ठीक है। अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। जैसे क्या बोला गया कि नर्मदा नदी का पता लगाइए, तो नर्मदा नदी में क्या बोला गया था कि नर्मदा नदी के आसपास जो है बहुत सालों से वहाँ पे रह रहे हैं, अभी भी लोग रह रहे हैं, ठीक है। तो जब तुम आप भारत का मैप देखोगे, जब आप भारत का मैप देखोगे तो उत्तर पश्चिम में, ठीक है, उत्तर पश्चिम में यानी देखिए हम बताते हैं उत्तर पश्चिम कैसे पहचानिएगा। जो है ये रहा हमारा, ठीक है, ये रहा हमारा ईस्ट, ठीक है, ये वेस्ट रहा, ठीक है, और ये नॉर्थ रहा, और ये साउथ रहा। तो ये रहा हमारा उत्तर पश्चिम यानी यहाँ पर, ठीक है। तो इस इधर की तरफ आप देखोगे भारत का मानचित्र, तो यहाँ पर देखो आप सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ जो अभी पाकिस्तान में मौजूद है, ठीक है। तो इस क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ 8,000 वर्ष पूर्व, यानी 8,000 वर्ष पूर्व बहुत बड़ा मायने रखता है, ठीक है। 8,000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुष ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों का उपजाना आरंभ किया। यानी किरथर और सुलेमान पहाड़ियाँ के पास जो है वहाँ स्त्री पुरुष जो है वो गेहूं और जौ फसल उगाने लगे थे, आरंभ कर दिए थे। और वहाँ भेड़, बकरी और गाय जैसे पशुओं को भी पालतू बनाना शुरू किया। लोग गाँवों में रहते थे। उत्तर पूर्व मतलब क्या, ये रहा हमारा, ठीक है, ईस्ट वेस्ट, और ये रहा हमारा उत्तर पूर्व यानी इधर, ये हमारा ईस्ट, ठीक है, ये हमारा वेस्ट, ये हमारा नॉर्थ, और ये हमारा साउथ। इधर हो गया आपका क्या, उत्तर पूर्व, ठीक है, आप समझ लीजिएगा, ठीक है। तो उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ कृषि का विकास हुआ, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया। वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित है। यानी आप यहाँ पर देखो, ये रहा सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ जहाँ पर गेहूँ और जौ उपजाया गया। और ये रहा आपका विंध्य पर्वत, और ये रहा आपका नर्मदा नदी। नर्मदा नदी कहाँ गया हमारा, ये रहा नर्मदा नदी। और इसी के आसपास में से जो है 2,500 सालों से या फिर लाखों सालों से यहाँ पे लोग रह रहे हैं, अभी भी रह रहे हैं, ठीक है। ये रहा असम, ठीक है, और यहाँ पर है आपका मेघालय, मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। ये रहा हमारा क्या, यहाँ पर हमारा मेघालय है, ठीक है। यहीं पर है गारो खासी जयंतिया नाम की पहाड़ियाँ, ठीक है। तो यहाँ पर, और ये है आपका विंध्य पर्वत, ठीक है, ये रहा विंध्य पर्वत, ठीक है, ये रहा विंध्य की पहाड़ियाँ, ठीक है। तो इसी विंध्या पहाड़ियाँ के उत्तर में यानी इधर चावल जो है उपजाया गया था, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। अब जो है हम लोग क्या करेंगे कि मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाओ। सिंधु नदी कहाँ है, एक बार फिर से आप देख लीजिए मैप। सिंधु नदी आपका ये रहा, ठीक है, ये रहा आपका सिंधु नदी, ठीक है। और झेलम, चनाब, रावी, ब्यास, सतलज,
ठीक है। झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज जो है सिंधु के सहायक नदियां हैं, ठीक है। तो इस नदी के जो है पास जो है लगभग 4700 पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फूले फले, यानी कुछ पहला शहर जो है यहाँ डेवलप हुए। और गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। यानी आप समझ रहे हैं, यानी सिंधु और उसके जो 5 सहायक नदियां हैं, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, वहाँ पर 4700 साल पहले जो है लोग वहाँ पे नगर बसा करके रहने लगे। लेकिन आपका जो गंगा नदी है, ठीक है, समुद्री तटवर्ती है, ठीक है, और भी गंगा के सहायक नदियाँ जो है हमारा, देख लीजिए ये गंगा नदी है और ब्लर कर रहा है फिगर, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये हमारा यहाँ पर गंगा नदी है, ठीक है। तो इसका सहायक नदी जो है यमुना हो गया, चंबल हो गया, सोन हो गया, और भी बहुत सारी नदियाँ हैं इसकी सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो लगभग यहाँ पर आपका कितना था, 4700 साल पहले से लोग यहाँ पे रहने लगे, फूले फले नगर बसने लगे। लेकिन गंगा के किनारे आसपास जो है वो 2500 साल पहले जो है यहाँ पे लोग रहने लगे और नगर बसने लगे। और ये रहा आपका तटवर्ती इलाका, ठीक है। तटवर्ती इलाका में भी जो है आपका क्या है, नगर धीरे धीरे करके बसने लगे। लेकिन यहाँ पर 2500 साल पहले और जो 4700 साल पहले नगर बसने लगे थे फूले फले, वो झेलम नदी और चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज यानी सिंधु नदी के सहायक नदी के आसपास जो है वो बसने लगे थे, ठीक है, याद रखिएगा। ये हम कर दिए हैं, हाँ, ठीक है। और गंगा तथा इसके सहायक नदी सोन का पता लगाओ। तो गंगा के दक्षिण में इन नदी के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध यानी वर्तमान बिहार के नाम से जाना जाता था। मगध कहने का मतलब जानते हैं जहाँ चंद्रगुप्त मौर्य, धनानंद, अशोक जो है एक बहुत बड़ा साम्राज्य हुआ करता था, ठीक है। और उस मगध में आज का यूपी, उड़ीसा, बिहार, छत्तीसगढ़, ठीक है, पश्चिम बंगाल, ये सब जो है मगध बोला जाता था इनको, ठीक है। तो इसका शासक जो है वो काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी, ठीक है। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप को एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी कभी जो है कभी कभी हिमालय जैसी ऊंचे पर्वत, पहाड़ियाँ, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण जोखिम भरी होती थी, ठीक है, फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। समझ रहे ना, आज के जैसा कोई बड़ा सा शिप, कोई बड़ा सा एरोप्लेन, कोई बड़ा सा आपका क्या बोलते हैं नेवी का जो बड़ा बड़ा जहाज़ होता है, ठीक है, वो सब नहीं हुआ करते थे। लेकिन फिर भी जो है लोग पहाड़ियों को पार करके, नदियों को पार करके, समुद्रों को पार करके, रेगिस्तानों को पार करके, ठीक है, लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे नया नया खोज में, ठीक है। कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण, जैसे काम तो होता ही था, लेकिन प्राकृतिक आपदा यानी कभी किसी जगह पे काफ़ी ज़्यादा बाढ़ आ गया तो वो चाहते थे कि अब अगले बार हम इस बाढ़ के चपेट में ना आए, तो अपना जगह चेंज कर लिया करते थे, ठीक है। एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्र पर, सही बात है, सिर्फ मारा काट तो हुआ ही करता था पहले, ठीक है। कितना कौन राज्य को जीतता है, ठीक है, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मारकाट हुआ करता था। तो अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिलों में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुओं को लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे। और धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। जैसे भगवान बुद्ध की बात कर लें, ठीक है, भगवान बुद्ध का जन्म तो भारत में हुआ, लेकिन उनका वर्चस्व आज के डेट में कहाँ है, चीन में है, जापान में है, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, सभी जगह मौजूद है। इसका मतलब क्या कि उनका जो ज्ञान था वो हर जगह बटा, ठीक है, हर लोग जाने बुद्ध भगवान के बारे में। तो इसी तरीके से किसी भी एक जगह के जो लोग रहते थे तो उनका ज्ञान जो है, उनका जो सोचने का तरीका, उनका जो खाने पीने का तरीका, उनका रहने का तरीका जो है, जब वो दूसरे जगह जाते थे तो वो चीज़ ले जाते थे, तो वो अपना ये सारी चीज़ जो है उन्हें बताया करते थे और वही इंसान वहाँ की चीज़ों को लिया करता था। और जब वो अपने घर आते थे तो इस तरीके से क्या होता था कि संस्कृति, बोलने चलने
का तरीका जो है वो एक दूसरे में जो है ट्रांसफॉर्म हुआ करता था। कहने का मतलब ये है। आज लोग यात्रा क्यों करते हैं? तो एक बार फिर मानचित्र देखो, क्या है, एक बार फिर मानचित्र देखो, पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र उपमहाद्वीप के प्राकृतिक सीमाओं का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों को इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, आज आज के डेट में काफ़ी आसान नहीं पड़ता, जबकि इतना सारा मौजूद है। उस टाइम तो कुछ भी मौजूद नहीं था, फिर भी लोग इन सब सीमाओं को पार करते थे। ठीक है, क्योंकि इंसान की जो सोचने की क्षमता है, जो कोई किसी भी चीज़ को करने की क्षमता है, उनका आज तक भी कोई पूरा जो है समझ नहीं पाया कि इंसान का कितना सोचने का शक्ति है। ठीक है, तो इसी ताकत से वो लोग क्या करते थे कि अपना ट्रैवल करते थे, घूमा करते थे, तो इससे हमारा जो संस्कृति है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा करता था। ठीक है, याद रहेगा। और गहरे समुद्रों को पार कर सके, उपमहाद्वीप के बाहर से कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों की इस आवागमन ने हमारी संस्कृति परंपराओं को समृद्ध, सही बात है, किया। कई सौ वर्ष पहले लोग पत्थरों को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के लिए तरीकों के बारे में क्या करते थे, एक दूसरे के विचारों को अपना। आज भी जो है हम चाहते हैं कि हम चाइनीज़ खाना घर पे बनाएं। ठीक है, तो इसके लिए जो है हम लोग बना सकते हैं चाइनीज़ खाना। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है कि एक दूसरे के विचारों को भी हमें समझने का तरीका मिलता था पहले। देश के नाम, अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इंडिया शब्द इंडस से निकला हुआ है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। लगभग 2500 वर्ष पहले जो है उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। अब भारत नाम का प्रयोग जो है उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों का समूह के लिए किया जा सका। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी है। कीर्ति ऋग्वेद में भी कहा जाता है कि बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। अतीत के बारे में कैसे जानें? अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना है, पढ़ना है। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने का अगर पांडुलिपि कही जाती हैं। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द में मेनू जिसका अर्थ है हाथ से लिखना। यह पांडुलिपियाँ प्रायः ताड़पत्रों तथा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भूर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। ठीक है, ताड़पत्रों से बनी पांडुलिपि का एक पृष्ठ। ठीक है, तो यह पांडुलिपि जो है लगभग 1000 वर्ष से लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। अब भुर्ज पेड़ की छाल से बनी ऐसी ही एक पांडुलिपि को तुम कहाँ देख सकते हो? देख सकते हो, ये है। ठीक है, ये रहा। इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियाँ को कीड़ों ने खा लिया, सही बात है, कुछ नष्ट कर दी गई, फिर भी ऐसे कई हमारे पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध हैं। प्रायः यह पांडुलिपियाँ जो है वो क्या है कि मंदिरों और विहारों मतलब समझते हैं कि जो यात्री लोग हैं वो गुफा बना करके रहते थे, बारिश वजह से बचने के लिए ट्रैवल करते टाइम तो वहीं रह जाते थे। उनको उसके रहने की जगह को विहार बोला जाता है। तो इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यता एवं व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं और नाटक भी है। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में है। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। ठीक है, हम अभिलेखों का अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। कभी कभी शासक तथा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह का इस्तेमाल करते हैं ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके, उनका पालन कर सके। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुष ने भी अपनी कार्यों का विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। उदाहरण के लिए शासक
लड़ाइयों में अर्जित विजयों को लेखा जोखा करते थे। क्या तुम बता सकती हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने का क्या लाभ है? ऐसा करवाने में क्या, क्योंकि वो काफ़ी मिटता नहीं और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली मौजूद रहता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, लगभग 2500 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? वर्तमान के कंधार से प्राप्त हुआ है। ठीक है, उत्कीर्ण के आदेश पर करवाया गया है। इस शासक के विषय में तुम अध्याय 8वां में पढ़ोगे। जब तुम कुछ लिखते हो तब किसी लिपि का प्रयोग करते हो। लिपियाँ अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती हैं। जब हम कुछ बोलते हैं अथवा पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। इस अभिलेख के इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा आरोमाइक नामक दो भिन्न पांडुलिपियों तथा भाषाओं में हैं। लाभ थे, ठीक है, क्या थे? क्या तुम बता सकते हो कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ थे? ऐसे करवाने में क्या क्या कठिनाई होती थी? इससे अतिरिक्त अन्य कोई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसे वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहा जाता था। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तन वे औजारों, हथियारों और बर्तन, ठीक है, आभूषणों का यूज करते थे। प्रायः एक प्राचीन नगर में जो है क्या है, प्राचीन नगर में प्राप्त हुआ है। इस 5 तरह के पत्रों का प्रयोग 4700 वर्ष पूर्व होता था। दाएं एक पुराना चांदी का सिक्का है। दाएं पुराना चांदी का एक पुराना चांदी का सिक्का है। ठीक है, इस तरह के सिक्कों का प्रयोग लगभग 2500 वर्ष पूर्व होता था। हमारे द्वारा आज प्रयोग में आने वाले सिक्कों से यह सिक्का कैसे भिन्न है? ठीक है, ये रहा चांदी का सिक्का और ये रहा पोट यानी बर्तन, मतलब हांडी। तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते थे। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर की तथा पक्की मिट्टी तथा कुछ धातुओं की बनी हो सकती है। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्द नष्ट लगवाने होते हैं। पुरातत्व जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं। इससे उन्हें यह जानने में भी मदद मिलती थी कि अतीत में लोग क्या खाते थे। तो वनस्पतियों का अवशेष बहुत मुश्किल है से बचते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। क्या पुरातत्व को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे? अभिलेख पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः शब्द का प्रयोग करते होंगे। इतिहास उन्हें कहते हैं कि जो अतीत का अध्ययन करता है, स्रोत के प्राप्त होते हुए अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक होता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायक से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार अथवा पुरातत्व उन जासूसों की तरह है जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। अतीत एक या अनेक। क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया? यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग है बहुवचन के रूप में। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने की जरूरत है क्योंकि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों का अतीत अलग होता था, कृषकों का अतीत अलग होता था, राजा रानियों का जीवन का से व्यापारी तथा का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। जैसे कि हम देखते हैं उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग व्यवहार और रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। ठीक है,
इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है। उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा जो है रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी प्रायः अपने कार्यों का, ठीक है, लेखा जोखा नहीं रखते, ठीक है, लेखा जोखा नहीं करते। पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन का को जानने में मदद मिलती है। हालांकि अभी जो है इनकी बारे में कुछ जानना शेष नहीं है। तिथियों का मतलब यह है, अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो शायद उस दिन के तारीख, माह, जैसे कि 2000 इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगी। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक यानी ईसा मसीह जब जन्म लिए थे तो ईसा मसीह के जन्म से पहले बिफोर क्रिस्ट बुलाया था, यानी बीसी बुलाया था। और जब जिस टाइम बिफोर क्रिस्ट का जन्म हुआ उसके बाद के डेट को हम लोग एडी बोलते हैं, इसलिए एडी में भी आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। ये रहा ईसा के पहले और ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की कहानी, ठीक है, याद रखिएगा। यानी आज 2021 है तो 2021 साल पहले ईसा मसीह का जन्म हुआ था 2021 साल पहले, ठीक है। इतिहास और तिथियाँ वही मैं बताया, बिफोर क्रिस्ट यानी ईसा से पहले, और एडी मतलब ईसा मसीह के जन्म से एडी बोला जाता है, ठीक है। एडी की जगह सीई और बीसी की जगह बीसीई का भी प्रयोग किया जाता है, यानी कॉमन एरा और बीसीसीआई का बिफोर कॉमन एरा के लिए भी होता है, याद रखिएगा, ठीक है। क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। कभी कभी अंग्रेजों के बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है जिसका अर्थ होता है बिफोर प्रेजेंट, वर्तमान, याद रखिएगा। ये रहा आपका, ठीक है। ये जब वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाएंगे ना तो हम ये जो है वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाएंगे, ठीक है, तो हम जो है ये हम बताएंगे, ठीक है, ठीक है। ये मैच द फॉलोइंग हम लोग कर देते हैं कि नर्मदा घाटी, ठीक है, नर्मदा घाटी जो है वो क्या था कि हम कह सकते हैं कि ये एक क्या था, आखेटक और संग्रहण का होता था। यहाँ पर मगध जो है एक क्या होता था कि पहला बड़ा राज्य होता था, ठीक है। गारो पहाड़ियाँ जो है यहाँ पर क्या होता था कि आरंभिक कृषि हुई थी, ठीक है। और हाँ, सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ के पास में प्रथम नगर हुआ था, ठीक है। और गंगा घाटी में 2500 साल पहले के पूर्व के नगर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। थैंक यू। इसी तरीके से हम लोग सारे चैप्टर जो है बारी बारी करके पैरेलली कंप्लीट करते चले जाएंगे। ओके, बाय।